एक देश एक चुनाव पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार गिरी तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। अगर 1 साल बाकी तो नई सरकार 1 साल तक होगी। 1 साल बाद फिर से चुनाव, सरकार चुनी जाएगी। तो ये एक देश एक चुनाव को लेकर जो कमेटी की तरफ से जानकारी सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर यह बहुत बड़ी जानकारी है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। सरकार अगर गिरी तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। अगर 1 साल बाकी रह गया है तो नई सरकार 1 साल तक होगी और 1 साल बाद फिर से चुनाव किया जाएगा, सरकार को चुना जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पर एक और खबर यह कि पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में लोकसभा, विधानसभा, निगम और पंचायत चुनाव फिर एक साथ होंगे। पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट जारी होगी। ये जो 18,000 पन्नों की कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके तहत ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो 2 चरणों के तहत ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले चरण में लोकसभा, विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरे चरण में लोकसभा, विधानसभा, निगम और पंचायत सभी चुनाव एक साथ हों और पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट, जो मतदाता सूची है, वो एक ही जारी हो सभी चुनाव के लिए। जी हाँ, तो एक देश एक चुनाव के लिए जो कोविन कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंप दी हैं। राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके मुताबिक कोविन कमेटी की सिफारिश क्या है ये आप जान लीजिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, ये कहा गया है। लोकसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव हो। कोई विधानसभा बीच में भंग हो तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएं। अगर चुनाव में 1 साल का वक्त हो तब भी 1 साल के लिए चुनाव कराए जाएं। किसी भी चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट वोटर आई कार्ड बने। अनुच्छेद 325 में संशोधन हो ताकि सिंगल वोटर लिस्ट बनाई जा सके। इसके अलावा 47 में से 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। यह बड़ी जानकारी भी सामने आ गई। एक देश एक चुनाव कराने के उद्देश्य से रोड मैप तैयार करने के लिए गठित समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राष्ट्रपति को एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी गई। 18,626 पेज की रिपोर्ट 8 खंडों में तैयार की गई। संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश, एक साथ चुनाव कराने पर अधिकतर राजनीतिक दल सहमत, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गिरी तो शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। अगर 1 साल बाकी है तो नई सरकार 1 साल तक होगी। 1 साल बाद फिर से चुनाव के बाद सरकार चुनी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधान मंडलों की विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356 शामिल है। रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एकल मतदाता सूची की सिफारिश की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू शरणार्थियों ने किया है प्रोटेस्ट। सीएए पर केजरीवाल के बयान पर गुस्सा है। सीएए पर दिए बयान पर माफी की मांग की जा रही है। ये देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू शरणार्थियों की ओर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दरअसल सीएए पर केजरीवाल के दिए गए बयान से ये गुस्सा है और माफी की मांग की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों की ओर से। और अरविंद केजरीवाल ने सीए को लेकर केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला और कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से जो उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं, पहले उन्हें बुलाया जाए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया।
पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं, और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहाँ बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएए को लेकर विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों का जबरन धर्म परिवर्तन, महिला और बच्चियों के साथ उत्पीड़न नजर नहीं आ रहा। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का दर्द समझा है। सीएए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है और इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। देश के नागरिकों का इससे कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट हो चुका है। देश में जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, उनके लिए ये है, और देश की जनता इसका सबको मिलजुल करके, जो हमारे शरणार्थी भाई हैं, जो उन 3 देशों में अल्पसंख्यक के रूप में प्रताड़ित हो रहे थे, उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सबको स्वागत करना चाहिए। एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं पूछता हूं ऐसे नेताओं से विपक्ष के कि उन लोगों का क्या कसूर है जो पिछले 20-25 सालों से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से इस देश में रह रहा है। उनकी दूसरी पीढ़ी आ गई, उनको अधिकार नहीं मिलते। ऐसे दलित परिवार जिनका उत्पीड़न वहाँ पर हुआ, ऐसे पिछड़े परिवार जिनका उत्पीड़न वहाँ पर हुआ, ऐसे सिख समाज और बाकी समाजों के लोग, हिंदू, जिनका उत्पीड़न वहाँ पर हुआ, क्या उनको नागरिकता भारत में नहीं मिलनी चाहिए? कहाँ जाएंगे वो? उनको न्याय देने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो सीएए इन चुनावों का भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। पंजाब के 5 मंत्री लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। जालंधर से सुशील कुमार को टिकट दिया गया है। पंजाब के 5 मंत्री इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह तय किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया। ये देखिए, कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। लालजीत सिंह भुल्लर, सुशील कुमार रिंकू, गुरप्रीत सिंह, करमजीत अनमोल, गुरमीत सिंह खुदियान, इन सभी को आम आदमी पार्टी ने बतौर कैंडिडेट टिकट दिया है। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी दिल्ली से और मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है कि पंजाब के सरकार के 5 मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला लिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? बिल्कुल, देखिए, अगर आप देखें, जो 2 साल पहले चुनाव हुआ था, जहां पर 117 में से 12 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, तो उसमें आम आदमी पार्टी का आकलन यही था। आम चेहरे जो हैं वो पहली बार चुनाव लड़कर आए थे और ऐसे से बड़े जो दिग्गज थे उसको हराया था। तो ऐसे में जो मंत्री रहे हैं, 5 मंत्रियों को जो है वो मैदान में उतारा है और 13 में से 8 लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए थे कि वो जो है जो मौजूदा मंत्री हैं उनको मैदान में उतार सकती है। तो ऐसे में 5 मंत्री जो हैं उनको रिपीट किया। साथ ही साथ जो रिंकू हैं, जिनको उपचुनाव अभी जीते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस से आए थे, उनको भी यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी की पहली जो लिस्ट है उसमें कुल 8 नामों की घोषणा की गई, जिसमें से 5 जो हैं वो मंत्री हैं। जी बिल्कुल, 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। मोहित मल्होत्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से। मोहित, इस लिस्ट को लेकर क्या हलचल है वहां? देखिए, लिस्ट के अंदर जो नाम है वो कहीं ना कहीं पार्टी के जो विश्वास पात्र हैं और जिनको लेकर लगता है पार्टी को कि जीत सकते हैं, उनको ही आगे रखा गया है। एक इसमें जो नया नाम है वो है गुरप्रीत सिंह जीपी, जिनको फतेहगढ़ साहिब से उम्मीदवार बनाया गया है।
और उनको लेकर मैं बता दूं कि वो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और फतेहगढ़ साहिब, जहां से पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार ढूंढ रही थी, वहां पर गुरप्रीत सिंह झिप्पी को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके अलावा जालंधर से जो सिटिंग सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू, वो एक बार फिर से उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको चुनाव में उतारा गया है। बाई इलेक्शन में वो जीत कर आए थे और 5 मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है गुरमीत सिंह खुडिया, जिनको अमृतसर से चुनाव मैदान में माफ कीजिएगा बठिंडा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और ये पार्टी के वो चेहरे हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को पिछले विधानसभा चुनाव में हराया था और पार्टी के बड़े नाम हैं। और इनका मुकाबला शिरोमणि अकाली दल की जो सिटिंग सांसद है बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, उनके साथ हो सकता है। तो काफी दिलचस्प उम्मीदवार उतारे हैं, मजबूत उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं और पार्टी दावा भी कर रही है कि 13-0 यानी पंजाब की सभी 13 की 13 सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। और इसी दावे को पुख्ता करने के लिए अपने 5 मंत्रियों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा फरीदकोट से करमजीत अनमोल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि एक वक्त में अदाकारा रह चुकी हैं और भगवंत मान जब एक्टिंग करते थे और स्टैंड अप कॉमेडी करते थे तब से वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं और अब आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। उनको फरीदकोट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। बहुत डिटेल जानकारी आपने आम आदमी पार्टी के इन तमाम उम्मीदवारों के बारे में दी है। सभी 13 सीटें जीतने का दावा किया गया है। कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है आम आदमी पार्टी की। 2 चुनाव आयुक्तों के नाम तय करने के लिए आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 14 फरवरी को एक और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। इन 2 रिक्तियों की वजह से अभी अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देख रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने वाला है। इसको देखते हुए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जरूरी मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में चयन समिति 2 नाम तय करेगी। बैठक के लिए पीएम ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी नामित किया है। इसके अलावा लोकसभा में बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन बैठक में शामिल हैं। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति पर मुहर लगाएंगी। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने 2 रिक्तियों को भरने के लिए बैठक की। इसमें 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई, जिसमें से चयन समिति 2 नाम तय करेगी। नए कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय चयन समिति को यह अधिकार है कि वो ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है जिससे समिति ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। और बड़ी खबर है, अजित पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। अजित गुट चुनाव में पवार के नाम का इस्तेमाल न करे। अजित गुट पवार के फोटो का इस्तेमाल न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट से हलफनामा देने को कहा। और देखिए अधीर रंजन इस वक्त बैठक से बाहर आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। कि पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी फैसले के दौरान जिस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहना चाहिए था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पेशकश की थी, सदन में कानून लाने के उपरांत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सिलेक्शन कमेटी में रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिए थे, वो नहीं रखा गया और उसके बदले में आज की सरकार की और एक दूसरे मंत्री उनको शामिल किया गया। दूसरा मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही
एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था, मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, और मतलब यहाँ दिल्ली में पहुँचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना, और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे, और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब के दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री, और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके लिए हाँ, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए था, को शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे, और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के, और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, 2 व्यक्ति। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश, हाँ बलविंदर संधू है, और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार, ओके, एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार, अच्छा केरल के है वो, ज्ञानेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है, केरल के ऑफिसर है। और एक है मतलब बी संधू। तो मैंने ये कहा कि देखिए, कुमार, ओनली कुमार। तो मैंने ये कहा कि देखिए, ये तो होना ही था, जो होना ही था हो रहे हैं, और मैं यूं कि मेरे पास कोई तो ज्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग
अभी अभी दे रहे हैं, मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले। मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भांपना मेरे लिए असंभव होती है। तो मैं इसलिए जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजरल जो लकूना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहिए वही होंगे। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम, और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको। मैं क्या करें? मैंने कहा कि भाई मानता नहीं, क्योंकि इस तरीके की इतने बड़े पद, हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र के इतने बड़े पद, और उस पद में जो बैठेंगे उसका चयन और उसके नाम, वो कद्दावर लोगों की नाम अगर मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आए औपचारिकता के लिए, क्योंकि मैं लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हूं, तो इसमें ज्यादा कुछ असरदार नहीं होने वाला है। फिर भी आप कह रहे हैं, मैं आ गए हैं, आप करो, मैं इनको विरोध भी करते हैं, ये साफ सुथरा बता दिया। सर, नाम आपको बुलाया एक तरीके से औपचारिकता के लिए ही था, और नाम फाइनल होगा, तो अब भी आप भी सिर्फ एक औपचारिकता ही मानते हैं इन अपॉइंटमेंट्स को? और क्या सर, ये जो है ज्ञानेश कुमार, बस यही है ज्ञानेश और संधू जी सर पंजाब कार्डर से हैं, पंजाब से हैं, लिखो देखो ना, पंजाब बी संधू भी। तो सर अब आप औपचारिकता ही मानते हैं? अब आपको विश्वास जो बात है, आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ औपचारिकता के लिए ही बुलाया गया था, और जो पहले भी, तो और क्या हो सकता है? बहुमत तो थे ही, और क्या हो सकता? तीसरी पक्ष तो नहीं है। अगर सीजीआई साहब रहते तो बात कुछ अलग बनते, ये सबको मालूम है। लेकिन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, आपने वहां अंदर ये बात रखी कि कैसे नामों की लंबी सूची आपको दे दी गई? वो तो उनकी जवाबदारी दी नहीं है। तो सर्च कमेटी की तरफ से अर्जुन मेघवाल थे, वो कह रहे कि रात से मैं मेहनत करता हूँ, सुबह भी मेहनत की। मैंने आपकी मेहनत आपकी बात है, हमें तो मेहनत करने की कोई मौका नहीं दिए। उनका कहना है कि हम सारे रात सारे दिन, अर्जुन मेघवाल साथ में 2 सरकार की सेक्रेटरी लेकर ये सारे सिलेक्शन, मतलब ये सर्च कमेटी कुछ 6 नाम निकाले, तो उनके मुझे क्या मायना है? मैं तो उसमें कोई शामिल नहीं हो सकते ना। सर्च कमेटी मुझे तो कोई उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है, तो मैं क्या, मुझे क्या लेना देना है? कौन से व्यक्ति कहां से ला रहे हैं? आपका डिसेंट नोट क्या है एग्जैक्ट बता दीजिए। यही तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट क्या ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं, और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे, और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। दादा, चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले भी जो होती रही सरकार ही करती थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में एक टिप्पणी की थी और उसके बाद फिर एक कानून बना, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की अपनी मनमानी चली, आपको औपचारिकता के लिए बुलाया गया। मैंने सर, ये प्रक्रिया तो पहले भी होती थी, देखो क्या अब आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? देखो लोकसभा चुनाव से देखो, मैं कभी नहीं ये कहा कि मनमानी, मैंने प्रोसीजर की बात करते हैं। मैंने ये भी कहा है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी की जब बुलाए जाते हैं तो ये सिर्फ औपचारिकता के अलावा और कुछ नहीं लगता है मुझे। इसलिए कि मुझे 10 मिनट पहले ये चयन कमेटी की, सर्च कमेटी की जो 6 नाम निकाले वो सौंपा जाता, मैं उनके बारे में क्या बताऊं? मैं तो कोई
उतने बड़ा ज्ञानी नहीं है, मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ कि तो कोई डिटेल दी गई ना दादा आपको? डी संधू 212 नाम की जो तालिका थी कल रात को दादा आपको कोई डिटेल दी गई कि चलो ज्ञानेश कुमार का ये प्रोफाइल है, आपको बताया गया वहाँ पे? वो तो थे ही फाइल में। बाकी जो 4 नाम थे दादा, वो 2 पे सरकार आप कह रहे हैं पहले ही बहुमत के साथ डिसीजन हो चुका, उन्होंने बोल दिया। और मतलब एक मंत्री बोलते हैं तो दूसरे मंत्री समर्थन करते हैं, मैं क्या करें? दादा आपने भी कुछ नाम, मैंने प्रोसीड्यूरल बात करी दादा न, मैंने कोई नाम नहीं दिया। आपने कुछ नाम दिया? नहीं, मैं अंदाज से डी संधू नहीं बोल रहा है भाई। अंदाज से कोई अपने नाम मैं नहीं डालते, जिनके पास जानकारी नहीं है मैं क्यों भला डाले? मैं प्रोसीड्यूरल बात की कि इस तरीके की बुलाने की क्या फायदा। कल रात आए हैं, मैंने दौड़ते दौड़ते अपने क्षेत्र से घर में आके देखता है 12 बजे 212 जन की सूची, जबकि मैंने पहले ही मांगा था कि मुझे छोटा सूची दिया करो क्योंकि मैं बारीकी से देख पाए। ये तो मेरा मांग ही था पहले ही, और ये मांग मैं औपचारिकता तरीके से किए थे, सरकार से चिट्ठी लिखकर किया था कि शॉर्ट लिस्ट हमें दिया करो। पहले बोल दिया था, मैंने यहाँ आने का पहले ही चिट्ठी लिखकर फॉर्मली सरकार से मांग किया था कि मुझे शॉर्ट लिस्ट दिया करो। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब 212 जन, ये मुझे पता नहीं था। और हुआ जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन। मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए उनके बारे में, आप अपनी राय नहीं रख पाए, कैसे रख पाए? तो देखिए, केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त, ये तय हो गया है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को हम सुन रहे थे, जिन्होंने कई तरह के ऑब्जेक्शंस खड़े किए हैं मीटिंग से बाहर निकलने के बाद। कुल मिलाकर आनंद प्रकाश पांडे क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए, आनंद, कहने की कोशिश ये कि सरकार को जिसे तय करना था उसे तय किया जा चुका था, मेरी कोई भूमिका नहीं थी। वैसे भी बहुमत सरकार का है क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और 2 केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, साथ में विपक्ष के नेता। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी ने इत्तेफाक नहीं जताया है जिस तरह से 2 चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट किया गया है, उसे लेकर कई ऑब्जेक्शन है उनके। जी बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी ने नामों पर कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पहली बात ये कही कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट मांगी थी कि 4-5 नामों की हमें सूची दे दीजिए जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए, लेकिन इनको 212 लोगों के उम्मीदवारों के नामों की सूची दे दी। इनका कहना है कि इतना कम समय था और 212 लोगों को मैं स्क्रूटनी कैसे कर सकता हूँ और उनके बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं कैसे मीटिंग में दे सकता हूँ। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सरकार का उसमें बहुमत है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके अलावा अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनको इस कमेटी में नामित किया गया था, और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके चेयरमैन के तौर पे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल वहाँ मौजूद थे। तो इनका कहना है कि सरकार का बहुमत उस कमेटी में पहले से था, मेरी बात के कोई मायने नहीं थे, लेकिन कम से कम प्रोसेस को सरकार और बेहतर बना सकती थी और कुछ ऐसे नाम भी थे जिन पे वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे। आपने ज्ञानेश कुमार का और बलविंदर संधू का नाम का चयन कर लिया, अगर इनके बाद उनको पहले पता होता तो उनके बारे में स्क्रूटनी करके गए होते, लेकिन 212 नामों के बारे में डिटेल जानकारी करना, उनके बारे में पूरा कोई करप्शन का चार्ज है कि नहीं है, उनका पास रिकॉर्ड कैसा है। जी बिल्कुल आनंद, बड़ी बात आपने बताई कि चयन की प्रक्रिया को लेकर अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 नाम तय हुए हैं। इनके प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो 2 चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं और 3 सदस्यीय ये पैनल होता है, इन दोनों नामों के बारे में जो तय हुए हैं, इनकी प्रोफाइल के बारे में ज़रूर बताइए। ये देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है केरल काडर के आईएएस अधिकारी रहे, 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और कुछ समय पहले तक ये कोऑपरेटिव्स में सेक्रेटरी थे, कोऑपरेटिव्स मंत्रालय जहाँ के जो कि अमित शाह के अंडर है, वहाँ पे ये सेक्रेटरी थे। तो और दूसरे जो बलविंदर संधू है ये पंजाब काडर के हैं। तो ऐसे में इन दोनों नाम जो है सरकार की तरफ से आज कमेटी में जो फाइनल किए गए हैं, जिस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी भी बतौर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि इन दोनों नामों को लेकर संभवतः जो नोटिफिकेशन है वो आज शाम तक जारी हो सकता है और कल ये लोग शपथ ले सकते हैं, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इन दोनों को ही शपथ दिला सकते हैं। जी, बड़ी खबर के बारे में लगातार बता रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 चुनाव आयुक्त के नाम तय हो गए हैं।
जो बता रहे हैं चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने कई आपत्तियां भी दर्ज कराई है चयन की प्रक्रिया को लेकर। और केरल के ज्ञानेश कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त बने। अधीर रंजन ने थोड़ी देर पहले बैठक से बाहर निकलने के बाद ये बातें मीडिया से कही।